नमस्कार मित्रों, मैं आर.के. तिवारी अपने दिव्यांश एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से संविधान जीएस की क्लास को आज नीति निर्देशक नामक टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम अनुच्छेद 46 की चर्चा शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इस नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में जो जानकारी दी उसकी संक्षिप्त जानकारी के रूप में जाने कि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लेकर के संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक के बीच में रखा गया है। यह भारतीय संविधान के भाग 4 का विषय होने के साथ साथ राज्य का कल्याणकारी तत्व होता है। इसी के सिलसिले में हमने आपको अनुच्छेद 38, 39, 39 क, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 क, अनुच्छेद 44 और अनुच्छेद 45 क तक की चर्चाएं पिछले वीडियो में की। तो पिछले वीडियो का मानक पूर्ण यहाँ तक है। अगर आप ना देखे हो तो आप पिछले वीडियो को देख लीजिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज अपने इस बड़े टॉपिक होने के कारण हमने नीति निर्देशक तत्व को पढ़ाने की सुविधा के लिए 2 भाग बनाया है। एक भाग में ये समस्त बातों का हमने विशेष तरीके से वीडियो में इसका वर्णन किया है। आज हमारा मूल विषय जो है वह अनुच्छेद 46 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक के टॉपिक की चर्चा करनी है। तो बातें आप समझ गए होंगे, पूरी भूमिका समझ गए होंगे। आइए हम लोग आगे की तरफ चलें और चलते हुए देखें कि क्या है अनुच्छेद 46। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 46। इस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रभाव पड़ता है। यह अनुच्छेद यह कहता है कि इसके द्वारा समाज के विशेष वर्ग के लोग, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग आते हैं, इनके शैक्षणिक तथा आर्थिक प्रबंधन की व्यवस्था राज्य प्रदान करेगा। यानी इस वर्ग के लोगों को शैक्षिक सुविधाएं दी जाएंगी, यानी शिक्षा के क्षेत्र में छात्र इनको शैक्षिक सुविधाएं दी जाएंगी जिसमें निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। आर्थिक क्षेत्र देने के लिए इनको छात्रवृत्ति मुहैया कराई जाएगी। साथ ही साथ ऐसे वर्ग के लोगों के लिए परीक्षा पीरियड देने के लिए रेलवे जैसे यातायात की व्यवस्था की जाएगी। यानी इस प्रकार के जो वर्ग के लोग हैं, कौन कौन से वर्ग के लोग आएंगे इसमें खास तौर से हमने कहा SC / ST, ये 2 वर्ग खास तौर से लोग आते हैं। इनके लिए राज्य विशेष शैक्षणिक सुविधा व आर्थिक सुविधा प्रदान करने का कार्य करेगा। तो बातें समझ में आ गई होंगी। क्या प्रश्न बनेगा? किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को आर्थिक एवं शैक्षणिक सुविधा मुहैया कराता है? तो कौन सा अनुच्छेद हो गया है? अनुच्छेद 46 हो गया है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। बातें आगे हैं अनुच्छेद 47 की। अनुच्छेद 47 कहता है इसके द्वारा राज्य औषधि परियोजनाओं में आने वाली औषधियों को छोड़कर शेष समस्त मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने का कार्य करेगा। जो औषधियां हमारे स्वास्थ्य वर्धन के लिए लाभप्रद हैं, उनके लिए सरकारें नित्य नियमित बढ़ावा प्रदान करेंगी। और जो औषधियां हमें मादकता प्रदान करती हैं उस पर राज्य प्रतिबंध लगाने का कार्य करेगा। इसी के अंतर्गत जो कानून के दायरे में
बना करके मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया जाता है वह अनुच्छेद 47 के द्वारा किया जाता है। अर्थात अनुच्छेद 47 के द्वारा राज्य बीड़ी, शराब, सिगरेट, अफीम, गांजा, चरस आदि जैसे मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने का कार्य करेगा। यानी इनको प्रतिबंधित दायरे में समस्त कार्यों को किया जाएगा। ये होता है अनुच्छेद 47। तो बातें दो चीजें आ गई होंगी, एक 46 का दायरा मैंने बताया और एक आपको 47 का दायरा बताया। इसी के सिलसिले में हम अपने इस अनुच्छेद को आगे बढ़ाते हुए अनुच्छेद 48 की चर्चा करते हैं। तो अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन के संरक्षण की बात कही गई है। इसमें दो है, एक है कृषि, दूसरा है पशुपालन। यानी कृषि के क्षेत्र में राज्य उन्नतशील कृषि यंत्रों का आविष्कार करेगा, उन्नतशील कृषि बीजों का आविष्कार करेगा। इसी के अंतर्गत राज्य कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करेगा। ऐसा करके राज्य कृषि का संरक्षण प्रदान करेगा। यानी समय समय पर हरित क्रांति की बात करेगा, पीली क्रांति की बात करेगा, भूरी क्रांति की बात करेगा। ये समस्त क्रांतियां अनुच्छेद 48 के कृषि के भाग को मजबूत करने का कार्य करता है। जबकि पशुपालन के संरक्षण में अगर देखा जाए तो खास तौर से दुधारू पशुओं यानी गायों व भैंसों के नस्लों में राज्य सुधार करने का कार्य करेगा। यानी गाय और भैंस के जो नस्ल हैं इनको दुग्ध उत्पादन के लिए बढ़ावा देगा। यह कार्य राज्य अनुच्छेद 48 के अंतर्गत करता है। इसी के लिए देखिए आज गायों की, भैंसों की विविध प्रकार की प्रजातियां बनी हुई हैं जो उन्नत या अधिक से अधिक दुग्ध उत्पादन का कार्य करती हैं, श्वेत क्रांति को बढ़ावा देती हैं। ऐसा करके राज्य अनुच्छेद 48 को परिभाषित करता है। इसी सिलसिले में अनुच्छेद 48 क है। पिछले वीडियो में हमने बताया है कि अनुच्छेद 48 क को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, जिसमें यह कहा गया है कि राज्य पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन प्रदान करेगा। यानी पर्यावरण का संरक्षण किया जाएगा और साथ ही साथ इसका संवर्धन भी किया जाएगा। यानी वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण की बात भारतीय संविधान अनुच्छेद 48 क के अंतर्गत करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह आपको दो तरह से मिलेगा। एक जगह तो आपको 48 क के रास्ते पर रहेगा और आगे अभी थोड़ी सी समझा दे रहा हूं, यही आपको अनुच्छेद 51 क के रूप में रहेगा, लेकिन शब्दावली का अंतर होगा। जब 51 क की बात करेंगे तो मौलिक कर्तव्य होता है, जब 48 क की बात करेंगे तो राज्य के कानून की बात होता है। तो यहाँ पर व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन प्रदान करे, और यहाँ राज्य का कर्तव्य, राज्य का दायित्व बनेगा कि पर्यावरण के संरक्षण व संरक्षण पर विधिक नियम बना करके इसको क्या करें, संरक्षित करें। इस तरीके से आपने देखा होगा चिपको आंदोलन का नाम सुना होगा, विनोबा भावे का, यानी वृक्ष काटने पर व्यक्ति को चिपक करके व्यक्ति जैसी प्रतिमा बना करके, व्यक्ति जैसी उपमा बना करके वृक्षों को संरक्षित करके पर्यावरण के संरक्षण की बात कही जाती है। इसी सिलसिले में जब बात 48 पूरी होती है तो हम अपने टॉपिक को समयबद्ध तरीके से आगे की तरफ बढ़ाते हुए हम अनुच्छेद 49 की बात करते हैं। अनुच्छेद 49 कहता है इसके अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों,
कलात्मक वस्तुओं, धरोहरों आदि का राज्य संरक्षण व संवर्धन प्रदान करेगा। यानी वे स्थान, वे वस्तुएं जो संसद द्वारा प्रमाणित होती हैं, इनके लिए राज्य संरक्षण व संवर्धन की बात करता है। तो आपने देख लिया होगा अनुच्छेद 49 क्या हो गया है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, कलात्मक वस्तुओं, धरोहरों, स्थानों आदि के संरक्षण व संवर्धन की बात। अब इसी सिलसिले में हम अनुच्छेद 50 की चर्चा करते हैं और अनुच्छेद 50 कहता है कि इसके अंतर्गत राज्य न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के पृथक्करण करने की बात करता है। यानी न्यायपालिका, न्यायिक कार्य, कार्यपालिका ये विधिक कार्यों में अपना कार्य करे, नियमावली बनाने में कार्य करे, लेकिन यह कार्य अभी तक पूर्ण तरीके से नहीं हो पाया, जिससे राज्य लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं हैं वे अनियमित तरीके से संचालित हो रही हैं। इनके पीछे कहीं न कहीं अनुच्छेद 50 के लचीलेपन का कारण माना जाता है। तो एक लाइन में आपको क्या जानना होगा, अनुच्छेद 50 क्या है, राज्य न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के पृथक्करण करने की बात करता है, यह अभी तक नहीं किया जा सका है, ये अनुच्छेद 50 कहता है। बात बढ़ती है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 क्या है, अनुच्छेद 51 कहता है कि इसके द्वारा अंतरराष्ट्रीय शांति व समृद्धि की बात कही गई है। जैसा कि आपको पता होगा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति की जो भावना लाई गई है, इसका अधिक से अधिक श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू को पड़ता है। अर्थात अनुच्छेद 51 पंडित जवाहरलाल नेहरू को समर्पित है। यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति सद्भाव की बात करता है, यानी पड़ोसी देशों से एक अच्छे संबंध ला करके रहने की बात की जाती है। नेहरू जी ने इसी को कायम रखने के लिए उन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति कायम की, पंचशील समझौते की बात की और संयुक्त राष्ट्र संघ में आस्था व्यक्त करके इस अनुच्छेद 51 को बलवान बनाने का कार्य किया है। यही आज अनुच्छेद है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सद्भावना का, जहां पर हमारे पड़ोसी देश बार बार घुसपैठ की बात करते हैं, लेकिन भारत अपने अनुच्छेद 51 को ध्यान रखते हुए हमेशा शांति और सद्भाव का जवाब देता है। चाहे पड़ोसी वर्तमान देश चाइना की बात की जाए, चाहे पड़ोसी वर्तमान देश पाकिस्तान की बात की जाए, यह इसका एक जबरदस्त उदाहरण प्रस्तुत करता है। अगर आज हम छोटी छोटी बातों में हमारा देश उलझने की कोशिश करता है, तो यह युद्ध बहुत पहले से लगातार होते रहते। बातें हमें यहाँ तक नहीं ले चलनी है, हमें पुनः अपने पॉइंट को मजबूत कर लेना होगा कि अंतरराष्ट्रीय शांति व समृद्धि की बात भारतीय संविधान अनुच्छेद 51 के अंतर्गत करता है। इस तरीके से ये हमारा समस्त नीति निर्देशक टॉपिक 2 वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है। आशा विश्वास करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह अच्छा लगता है तो निश्चित है कि आप हमारे इस उत्साह वर्धन के लिए, हमारे इस गर्मी के पसीने को दूर करने के लिए आप इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, जिससे हम इसमें अधिक से अधिक गुणवत्ता लाने का सतत प्रयास करें और आप इस पर लाभान्वित हों। आपको बताना चाहते हैं कि इन्हीं प्रश्नों के लिए हम टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न की प्लान बना करके अपने दिव्यांश एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर प्रति टॉपिक के बाद हम टॉपिक वाइज तरीके से आपको प्रैक्टिस कराते हैं। आप वीडियो यूट्यूब पर देखते चलिए और इसकी प्रैक्टिस को टेलीग्राम चैनल पर करिए। हम यही आपको सजेस्ट करते हैं। आशा करते हैं कि मेरे सजेशन को आप फॉलो करेंगे और सतत आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आज यहीं पर धन्यवाद।